नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल पर लेटर वॉर, बयान पर आर पार। हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनको आप अक्सर सोशल मीडिया पर दो दो हाथ करते हुए देखते हैं। आज वो आमने सामने की जंग पर हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के सोशल मीडिया प्रमुख आज हमारे साथ अमित मालवीय और सुप्रिया श्रीनेत आज तक पर इस सुपर हल्ला बोल के टक्कर में शामिल होंगी। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों और आरक्षण को लेकर जो बयान दिया उस पर सियासी घमासान छिड़ा। बीजेपी और सहयोगी पार्टियां राहुल पर विवादित टिप्पणी कर रही हैं, तो कांग्रेस पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने नेताओं को मर्यादा में रखने की नसीहत दे रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हैं, फिर बीजेपी के अध्यक्ष ने जवाबी चिट्ठी लिखी और कांग्रेस को 110 गालियों को याद दिलाया। बात सिर्फ लेटर वॉर तक नहीं है बल्कि पाकिस्तान तक भी पहुंच गई। हल्ला बोल में हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर अमित मालवीय और सुप्रिया श्रीनेत होंगे आमने सामने। कहा तो तय था लोकतंत्र में लोकहित पर बहस, जनता के मुद्दों पर बहस, आपके मुद्दों पर जंग, और कहा घसीट आया है लोकतंत्र गाली गलौज के घमासान में। ये अपने अपने नेता के सम्मान की लड़ाई है और इसमें अपनी अपनी चिट्ठियों के साथ कूद पड़े हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये बहुत ही खंडनीय है। हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। अब दोनों पार्टियों के अध्यक्षों की ओर से लिखी चिट्ठी का मजमून जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने लिखा, बीजेपी और सहयोगी दलों की भाषा हिंसक है, राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जा रहा है। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए जानी जाती है। घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते बापू, इंदिरा, राजीव को शहादत देनी पड़ी। अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी के करीब 48 घंटे बाद बीजेपी के अध्यक्ष ने जवाबी चिट्ठी भेजी और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। जेपी नड्डा ने लिखा, पाकिस्तान परस भारत विरोधियों के साथ गलपहियां करते हैं राहुल, आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े होते आते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं, विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग करते हैं, हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी बड़ा खतरा मानते हैं। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इसलिए इन्होंने सालों साल तक जम्मू और कश्मीर के बीच खाई को गहरा किया। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों और आरक्षण को लेकर बयान दिया। राहुल के बयान के बाद बीजेपी और सहयोगी नेताओं की ओर से विवादित बयान आने लगे। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। देखो खड़गे साहब, टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। मुझे खेद क्यों होगा ये बताइए ना। हम पंजाब ने, हमने तो यार अपनी पीढ़ियां खो दी। पंजाब आग में जला दिया इस गांधी फैमिली ने। मैं कहता हूं ये माफी खड़गे साहब को माननी चाहिए भी जो राहुल गांधी और पन्नू ने कहा है, आप स्पष्ट करें कांग्रेस क्या राहुल गांधी के बयान पे खड़गे साहब ये मानते हैं भी पंजाब में या देश में
सिखों को ये चीज करने की इजाजत नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के बाद यूपी के मंत्री और दिल्ली के पूर्व विधायक ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी। फिर महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक और बीजेपी के सांसद राहुल गांधी की जुबान तक पहुंच गए। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए। राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। राहुल गांधी के भी समझ में आना चाहिए, इसके लिए ये समाज ही उसके जीभ को चटके देके उसको बार बार याद दिलाएगा। उसके जीवा को चटके तो देना ही चाहिए। राहुल के खिलाफ बीजेपी और सहयोगियों के बयान पर कांग्रेस आग बबूला है। कह रही है राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। These statements are merely not a statements. This is clearly a threat, live threat to honorable leader of opposition राहुल गांधी। आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी पे कोई कुछ अगर बोल देता है तो उस पर बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। और तब खड़गे साहब को ध्यान नहीं हुआ कि मौत के सौदागर से लेकर क्या क्या नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा गया। दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी को आतंकी और पाकिस्तान के साथ बता रही है। 370 को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया तो बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख ने एक्स पर लिखा है, ऐसा कैसे है कि पन्नून से लेकर पाकिस्तान तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के प्रतिकूल लोगों के पक्ष में दिखाई देती है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर विवाद बढ़ गया है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को घेर दिया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। बात अमेरिका में सिखों से होते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। शायद यही सबूत है कि सियासत की स्पीड बुलेट ट्रेन से भी तेज होती है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमित मालवीय बीजेपी के सोशल मीडिया हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख है। आपके साथ अमित मालवीय जी, शुरुआत करते हुए जरा देश भी सुने आपकी दलील। अगर एक केंद्रीय मंत्री नेता विपक्ष को आतंकी कहते हैं और वो भी नंबर 1 आतंकी, तो जरा आपकी दलील भी सुनी जाए कि या तो ये बयान उनका सही है और अगर गलत है तो फिर आपकी पार्टी इस पर क्या कर रही है। अमित जी। देखिए अंजना जी, जब से राहुल गांधी अमेरिका गए उन्होंने वहां पर ऐसे कई बयान दिए जैसे आरक्षण खत्म कर देंगे या सिखों को लेकर जिस प्रकार का भड़काऊ बयान उन्होंने दिया और उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया, उसके बाद से ही इन बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारी पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी किसी भी स्तर तक गिरे, हमें स्तर बनाए रखना चाहिए, भाषा का संयम बनाए रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का जवाब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उससे पहले मैं आपके दर्शकों को एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी का वीडियो है और उनकी भाषा और मर्यादा किस स्तर तक जाती है उसका एक उदाहरण है। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है, उसको
उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया आपने। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भाषा है देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये कहना कि आपको डंडे से लोग मारेंगे, आपको फाड़ दिया गया है, ये राहुल गांधी का स्तर है। हम नहीं चाहते कि राजनीति का स्तर राहुल गांधी के स्तर तक जाए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आरक्षण खत्म कर देगा का बयान जो आया है, इससे एससी, एसटी, ओबीसी समाज आहत है, आक्रोशित है। ये कहना कि सिख हिंदुस्तान में पग और कड़ा नहीं पहन सकते, ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में अगर कभी सिख पग और कड़ा नहीं पहन पाए हैं तो वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ। 1982 में जब पंजाब से आने वाली गाड़ियों को राजीव गांधी के आदेश पे रोककर उनमें जो सिख होते थे उनको चिन्हित करके गाड़ी से उतार दिया जाता था, तब उन्होंने पग और कड़ा पहनना बंद किया। 1984 में जब जेनोसाइड हुआ, जिसमें कई हजारों सिखों की कत्लेआम किया गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, तब सिखों ने कड़ा और पग बांधने से संकोच किया। उसके बाद से आज तक कभी ये स्थिति नहीं आई। अगर हिंदुस्तान द्वारा वांटेड टेररिस्ट पन्नून राहुल गांधी के स्टेटमेंट को एंडोर्स कर सकता है तो आप समझ सकती हैं कि राहुल गांधी किसके तरफ से बोल रहे हैं। उसी तरीके से आरक्षण को खत्म कर देंगे, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव गांधी हो। कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार ने अलग अलग समय पर आरक्षण खत्म करने की दलील को सामने रखा। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। 1 मिनट नहीं, अब सेकंड राउंड लोगों को थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए अमित जी, मैं लौट रही हूँ। आप भी 30 सेकंड में बोलिए अपनी बात, क्योंकि उनको भी अपनी बात रख लेने दीजिए। उसके बाद से अब आप ही दोनों हैं, सिर्फ थोड़ा सा रुक ही जाइए, अच्छा रहेगा। सुप्रिया श्रीनेत जी, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मोहब्बत की दुकान, उस मोहब्बत की दुकान में अगर खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि युवा डंडे मारेंगे, अगर खुद उनके लिए बाकायदा स्लोगन कांग्रेस पार्टी बनाती है, जिसको हर मंच से राहुल जी भी बोलते हैं चौकीदार चोर है, तो फिर ऐसे में अगर शीशे के घर में रह रहे हैं तो पत्थर कैसे उछालिएगा? आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है ना अंजना जी की 4.25 मिनट मैंने ये बातें सुनी और मुझे आशा है कि मुझे भी 4.25 मिनट अनइंटरप्टेड मिलेंगे। मैं अगले 1 घंटे अपनी दलीलें दूंगी, ये बीजेपी की ओर से आज भेजे गए ये अपनी दलील देंगे, लेकिन मैं हर दलील के पहले ना एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। राजनीति में शिष्टाचार जो है ना वो विलुप्त करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे हाथ में एक ये चिट्ठी है, आपका डिबेट इस पर है ना, पहले इस पर मैं चर्चा करूंगी, फिर आपके डायरेक्ट सवाल का भी जवाब दूंगी। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है। इस चिट्ठी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। राहुल जी की जान को जो धमकियां दी जा रही उसका उन्होंने उल्लेख किया था। चिट्ठी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री आपको जन्मदिन की बधाई देकर किया गया। इस चिट्ठी का जवाब नरेंद्र मोदी जी की ओर से नहीं आया। इस चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा। और राजनीतिक शिष्टाचार हर तरह से उसकी हत्या करते हुए इसमें ना सम्मानीय, ना आदरणीय, ना आपका कोई शब्द नहीं लिखे गए। आप जिस पार्टी को लिख रहे हैं वो 139 साल पुरानी पार्टी है। जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं आपसे उम्र में ही नहीं, आपसे एक्सपीरियंस में भी तमाम गुना ज्यादा है। 60 साल तो उनका निर्वाचित सदस्य रहने का अनुभव है। इस तरह से उनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ पे भाषा की मर्यादा की बात हो रही है। अंजना जी, ये चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी होगी शो करने के लिए। ये चिट्ठी और खड़गे जी की चिट्ठी को अगल बगल लिखकर देख लीजिए। इस चिट्ठी की इतनी सड़क छाप भाषा, मैं हतप्रभ हूं कि नड्डा जी ने इस चिट्ठी को साइन कैसे किया। क्या ये उनकी भाषा है? क्या उनके लिए किसी ने लिखा है? मतलब इस चिट्ठी की जो भाषा है, मैं सोच नहीं सकती हूं कि एक पार्टी का अध्यक्ष, हम लोगों में आपस में कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती है, हम लोग कुछ बातें कर देते हैं, लेकिन एक पार्टी का अध्यक्ष 3 पन्ने में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। उनका शुरुआत चिट्ठी की और अंत तक वो उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं क्यों ना मानूं कि यही संस्कृति है। और इतनी गरीब सोच राजनीतिक रूप से,
इतने छोटे मन से, इतने कृपण मन से राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ये वॉट अबाउट नहीं करिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज का उल्लेख यहां पर पूरी तरह से करना चाहती हूं। मोदी जी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई सेरेलैक दूध पीते बच्चे छुई मुई तो है नहीं। चिट्ठी उनको लिखी जाती है, जवाब नड्डा जी देते हैं। मुजरा और मंगलसूत्र की बातें करते हैं मोदी जी, जवाब नड्डा जी से मांगा जाता है। क्यों? मोदी जी जवाब नहीं दे सकते थे चिट्ठी का? मैं फिर से यहां पर एक सवाल का उल्लेख करना चाहती हूं जो मैं 2-3 दिन से कर रही हूं, और यह जरूरी है उल्लेख करना। आपकी सारी बातों का मैं जवाब दूंगी। आपने जो यहां पे सारी बातें बोली उन सबका मैं जवाब दूंगी, क्योंकि भाषा की मर्यादा तो देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी को विधवा, किसी ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है तो वही भंग हो गई। तो आप मुझसे भाषा की मर्यादा पे प्लीज बात मत करिए। लेकिन यहां पर इस देश के लोकतंत्र में 5 बार चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली पुलिस के सामने जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, आपका लीडर तरविंदर सिंह मारवा कहता है राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था। क्या हश्र हुआ था राहुल गांधी की दादी का? राहुल गांधी की दादी इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 32 गोलियों से छल्ली कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानियों की नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने इस देश को एकजुट और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिनके पिता के इस कदर चिथड़े उड़ गए थे अंजना जी कि जब अंत्येष्टि करने राहुल गांधी पहुंचे तो उनको उनके शरीर को बिखरे हुए शरीर को एकजुट करना पड़ा। उसको आप आतंकी बुलाएंगे? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जो इस देश के किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर पैदल नाप देता है इस देश को एकजुट रखने के लिए? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिसका परदादा इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में रहा? कुछ भी कहिएगा आप लोग। और अब मैं आपकी उस बात का जवाब देती हूं। नरेंद्र मोदी जी मंच से क्या क्या कहते हैं इसका उल्लेख मुझसे मत कराइए, अच्छा नहीं रहेगा। महिलाओं का सर झुक जाएगा। जिस तरह की कैट कॉलिंग तक नरेंद्र मोदी जी ने की है बंगाल जाकर, या जिस तरह एक वैधव्य झेलती हुई नेत्री को कांग्रेस की विधवा कहा, राजीव जी के, शहीद राजीव जी की पत्नी को, या जिस तरह से एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, या इस तरह से एक समुदाय को बोल दिया ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये घुसपैठियां हैं, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनावी मंच से उस शब्द का प्रयोग किया जो शायद मैं और आप पहले टीवी में कभी नहीं करते, मुजरे का, वो मुझे भाषा की मर्यादा ना सिखाए। लेकिन हां, मैं एक बात जरूर बोलूंगी, राहुल गांधी के जीवन को खतरा है क्योंकि बीजेपी ने इतनी पोलराइज पॉलिटी से गंदा माहौल इस देश का बनाया है, और ऐसे में जब उनकी जान को धमकी दी जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। खड़गे जी की इस चिट्ठी का बहुत शिष्टाचार पूर्वक भी जवाब आ सकता था। कहा जा सकता था लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है हिंसा की, हम भी भर्त्सना करते हैं, आप भी भर्त्सना करिए, बिल्कुल गलत है। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है सुप्रिया जी, अब रुक जाइए थोड़ी देर। सही भाषा है। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है। आपने कहा कि आदरणीय शब्द नहीं लिखा, आराम से, आदरणीय शब्द नहीं लिखा है, तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके बाद पहला शब्द आदरणीय ही लिखा है। ये जो चिट्ठी है नड्डा जी की, अब आप आगे आपको भाषा पे जो आपत्ति है उसका जवाब वो देंगे। रुक जाइए, अब उनको जवाब देने दीजिए। देखिए उन्होंने पूरी लिस्ट गिनाई है, और असल में अगर ये प्रश्न आज किया जाए तो कौन बोलेगा इस मुद्दे पर? कौन बोलेगा? दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा और गरिमा अमित मालवीय जी तोड़ी गई है, और उसका प्रमाण है हम नीचे दिखा रहे हैं लगातार दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हुई है। जीप काट के लाओ, उसको आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? और नहीं ठहरा सकते हैं तो आप एक मिसाल पेश कीजिए। आप उनके बयान सुनाते हैं, वो आपके बयान सुनाती हैं, बस घूम फिर के वहीं पर हम लोग चक्री खेलते रहेंगे। इससे मालवीय। अंजना जी, आपने तो पहले आदरणीय नड्डा जी की जो चिट्ठी है उसको पढ़ के ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने या तो चिट्ठी पढ़ी नहीं या तो फिर आपके दर्शकों के लिए झूठ बोल रही थी, क्योंकि जैसे आपने भी बताया वो चिट्ठी शुरू ही होती है आदरणीय खड़गे जी से। और जहां तक नड्डा जी की चिट्ठी का सवाल है, उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जो अभी नादान बालक हैं, वयस्क नहीं हुए, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 78 वर्ष के उम्र के खड़गे जी से चिट्ठी लिखवा रहे हैं। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि अगर राहुल गांधी अपने लिए स्वयं चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं
और खड़गे जी उनके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, तो अगर नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी और बिल्कुल सम्मानजनक चिट्ठी लिखी तो इसमें आक्रोशित होने की क्या बात है। राहुल गांधी कोई खुदा थोड़ी है, आपके लिए फरिश्ते होंगे, कांग्रेस का चिराग होंगे, लेकिन है तो वो मात्र सांसद। आपने कहा वो 5 बार सांसद बन के आए हैं, लेकिन अलग अलग सीटों से चुनकर आए हैं। कई बार जनता ने उनको नकारा है और पिछले कई चुनाव में राहुल गांधी को नकारा है। 3rd टाइम फेल हुए हैं बतौर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी ठोक रहे थे और जनता ने फिर नकार दिया है। दिक्कत यह है कि 90 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है वो सत्ता में आ गई हैं। खैर बहरहाल ये उनकी दिक्कत है, उनकी परेशानी है। मैं क्योंकि भाषा की हम मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं कुछ शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। मोरीदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का स्वादागर, सोनिया गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली, काला अंग्रेज, कायर, औरंगजेब, दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, नामर्द, चौकीदार चोर है, तुगलक, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, साला मोदी, नमक हराम, गंवार। ये कांग्रेस के नेताओं के शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसमें खड़गे जी की भी शब्दावली है, इसमें सोनिया गांधी के भी शब्द हैं और राहुल गांधी का तो मैंने आपको वीडियो ही सुना दिया। इसलिए कांग्रेस यहां पर आकर राहुल गांधी की भाषा, उन पे हो रहे हमले का हवाला ना दे। दूसरी बात, इन्होंने बात करी रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मरवाहा की। ये दोनों नेता आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में थे। वो राहुल गांधी के बारे में ऐसा क्या जानते हैं कि उन्होंने उनके बयानों पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या ये बयान उन लोगों के जो बहुत लंबे समय तक अमित जी कांग्रेस में आपकी रहे, पार्टी के नेता में है, उनकी ना भाषा, अभी वो बीजेपी नेता है, इससे पीछे मत हटिए। अरे अभी तरविंदर सिंह हो, ये तमाम मेरी नेता बात नहीं, बिट्टू साहब सब सुनिए ना बीजेपी नेता है। अंजना जी बोलिए बोलिए। अब मैं क्या कह रहा हूं आप सुनिए तो सही। ये वो लोग हैं जिनके लिए राहुल गांधी ने पहले कैंपेन किया है। तरविंदर सिंह मरवाहा के लिए राहुल गांधी जब कैंपेन करने गए थे तो उन्होंने देशभक्त उनको बताया था। तो मैं ये कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को राहुल गांधी ने देशभक्त बताया, आज अगर वो राहुल गांधी के सिखों को लेकर आपत्तिजनक बयान पे इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो क्या आपने सिखों का अपमान किया? क्या आपने सिखों को लेकर गलत बयानबाजी करी? रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बहुत सही सवाल पूछा। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी के इस बयान के बाद अगर कोई घटना घट जाती, अगर पंजाब में इस बयान को लेकर लोगों में उन्मादता फैल जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये सवाल पूछना है। और आपने मुझे पिछली बार रुकने को कहा, लेकिन मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा और राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में घूम घूम कर अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान की आजकल दुहाई दे रहे हैं, वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में एक गोरा उनसे पूछता है आरक्षण के बारे में आपका क्या व्यू है, और वहां पे जो स्टूडेंट कम्युनिटी से वो इंटरैक्ट करते हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं कि हम आरक्षण को हटा देंगे। स्वाभाविक बात है, इसकी प्रतिक्रिया जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दशकों से इस अपने खिलाफ हो रहे शोषण और प्रताड़ना के खिलाफ खड़े हैं, वो आहत है। और अगर राहुल गांधी नेहरू की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, इंदिरा की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, राजीव गांधी की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कहते ये? क्यों SC ST और OBC समुदाय के लोगों को जाके अपनी मंशा नहीं बताते? क्यों OBC रिजर्वेशन काट कर मुसलमानों को दिया है कर्नाटका में? क्यों इनकी सरकार 4 बार आंध्र प्रदेश में OBC रिजर्वेशन के अंतर्गत मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाह रही थी? क्यों राजीव गांधी ने OBC समाज के लोगों को बुद्धू कहा? क्यों नेहरू ने द्वयम दर्जे का इनको नागरिक बताया? क्यों इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दी आपके मंडल आयोग की रिपोर्ट? ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे ना। ठीक है, इन दोनों मुद्दों पर आपसे प्रश्न करूंगी, लेकिन सुप्रिया जी और देखिए आयरनी कि राहुल गांधी जी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया,
अगर ऐसी स्थिति देश में आई भी थी सिखों को लेकर तो 84 के दंगों के बाद आई थी, जहां पर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने बाल काटने पड़ रहे थे, उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ रही थी। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था? वो सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष भारत के तौर पर वहां गए थे और वहां पर जब उन्होंने सिखों के जो धार्मिक प्रतीक है उसको लेकर ऐसा बयान दिया, उसकी वजह से एक के बाद एक वहां के नेताओं से ऐसे बयान आ रहे हैं। वो कहीं से भी सही नहीं है, वो गलत है, एकदम गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खुद राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन जो झूठ बोला गया यहां पर ना, वो आदत है। इसी लत का शिकार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर झूठ परोसा गया। मैं दावे के साथ, अभी हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूं, उसके जनक अमित मालविया को। अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बात याद रखना, इस देश ने ना इस संविधान पर यकीन करके आपको 400 पार नारे के बाद 240 पर ला पटका है और आपको बैसाखियों के सहारे खड़ा कर दिया है। इस संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सोचिएगा मत, और इस संविधान की ताकत का हवाला राहुल गांधी ने इस चुनाव में दिया और जनता ने भरपूर हमारा सहयोग किया, आपको 240 पर लपेट दिया। आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और एक के बाद एक यू टर्न लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी तो आगे बढ़कर यह कहते हैं कि हम 50% आरक्षण पर लिमिट खत्म कर देंगे। उनके बयानों को कब तक काट छाट करके अपनी दुकान चलाएंगे ये सज्जन या दुर्जन, जो भी इनको कहा जाए, जो यहां पर बैठे हैं। इन सज्जन के कुछ झूठ मैं बयां कर देती हूं, क्योंकि दुनिया को जानना जरूरी है कि कितनी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री ये चलाकर यहां पर आए हैं आज आपके पास। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला कि राहुल गांधी उल्टी आरती कर रहे हैं। ये असल में बंकिंग करते थे स्कूल में, इनको पता ही नहीं है आरती अगर ऐसे की जाती है तो वो टीवी पर उल्टी दिखती है। पकड़ लिए गए, ट्विटर ने इनको टैग किया। इन्होंने बोला जितेंद्र सिंह अलवर के जूते बांध रहे थे राहुल गांधी, वो उनके जूते बांध रहे थे, फिर पकड़ लिए गए, फिर इनका झूठ सामने आ गया। इन्होंने तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की अपनी भतीजी और अपनी बहनों के साथ की फोटो तक को दुष्कर्म बनकर चलाया है। ये तो वो व्यक्ति सामने बैठा है, ये वो व्यक्ति सामने बैठा है कि जब पग पहने हुए सिख किसानों और हमारे हरियाणा के किसानों पर लाठियां बरसा रही थी आपकी सरकार, तो आपने कहा नहीं नहीं लाठियां नहीं बरसाई जा रही हैं, आपका झूठ आपके प्लेटफॉर्म्स ने पकड़ लिया था। आप तो वो व्यक्ति, अब मैं जानना नहीं चाहती हूं, कहना नहीं चाहती हूं, अब पौन और उसकी बातें कर ली जाए तो आपकी क्या असलियत सामने आ जाएगी, मुझे लगता है वो मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगी। लेकिन जो भी देखना चाहे वो देख सकता है कि इनकी क्या असलियत रही है। पॉर्न सेक्स टाइप करिएगा इनके साथ, मैं इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना चाहती हूँ। व्यक्तिगत इनसे तो कोई हमारी लड़ाई है नहीं, जो झूठ ये परोसते उससे लड़ाई है, इसलिए उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये कहकर बच गए कि ये नेता जो ऐसा सब कह रहे हैं ये पहले कांग्रेस में थे। सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद तो आप ही ने बनाया था ना, भारतीय जनता पार्टी ने। अभी उनका एक इंटरव्यू आया है, अटल जी से लेकर मोदी जी तक जो कह रहे हैं, मैंने सख्त हिदायत सबको दी, कोई नहीं उसको छुएगा, कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि हम ऐसी गंदी राजनीति में यकीन नहीं करते। आप ही के थे, क्या जानते हैं आपके बारे में ऐसा जो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, आपके नेताओं के चरित्र पर, महिलाओं को लेकर। मैं उसका बिल्कुल खंडन करती हूं, नहीं करना चाहिए। ये आप ही के नेता थे, आप ही के सांसद थे। यहां पर राहुल गांधी जी को एक शब्द कहा गया, नादान बालक। अच्छा, वो वयस्क नहीं है जिसने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, उसके बारे में आप झूठ परोसिए। लेकिन फिर मैं नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहूं, जिनका सीधा संवाद ईश्वर से हो रहा है, लेकिन 80 दलित घर जल जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। 26 टेरर स्ट्राइक, आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 आतंकी हमले हो चुके हैं, 21 जांबाजों की शहादत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, श्रद्धांजलि संवेदना का एक शब्द नहीं आता है। असलियत यह है अंजना जी, आपने जो बात मुझसे पूछी कि राहुल जी ने क्या कहा या उनके खिलाफ क्या कहा गया, मेरा अपना मानना है राजनीति में तर्क होता है, राजनीति में कई बार आप एक दूसरे को पॉट शॉट्स करते हैं, राजनीति में आप एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, लेकिन राजनीति में जब आप किसी की जान लेने की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है इस देश का प्रधानमंत्री इस देश का अभिभावक है, उसको उठ खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था यह सर्वथा गलत है। नेता प्रतिपक्ष की जीभ काट लाने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा कहने वाले की जगह जेल में है, सदन में नहीं है, उसको निकाल बाहर करवाइए। अपने विधायक मिस्टर बोंडे को निकाल बाहर करिए जो कहता है जीभ जला देंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूं,
मणिशंकर अय्यर जी ने दुर्भाग्यवश मोदी जी को एक शब्द कहा था, 24 घंटे के अंदर उनको निष्कासित किया गया था। क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? और मैं एक सवाल पूछती हूं, और मैं सवाल पूरी ईमानदारी से, पूरी मर्यादा से पूछती हूं। नरेंद्र मोदी जी को जब आप शब्द कहे गए, मैं उसकी भर्त्सना करती हूं। मैं कहती हूं कि जिसने कहा वो गलत कहा। क्या आप उसी आत्मबल और साहस के साथ यह कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह बिट्टू, मिस्टर मारवा, मिस्टर बोंडे, गायकवाड़, रघुराज सब गलत कह रहे हैं? उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए? आपकी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, आप उसका विरोध करते हैं, आप उनको सजा देंगे, आप उनको पनिश करेंगे? नजीर बनाइए आप सत्तारूढ़ दल है इस देश का। क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते अंजना जी, मैं अंतिम बात कहना चाहती हूं, जब आप ऐसा नहीं करते और जब आप चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, उसका नतीजा यह है जो देश में आज हो रहा है। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी और उस बड़ी बात को समझना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने कहा था लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं है, और यह सच है। क्या इस देश में आर्यन मिश्रा एक लड़के का गाड़ी से दौड़ाकर हत्या इसलिए नहीं की गई क्योंकि कुछ लोगों को यह शक था कि वो मुसलमान है? यही हरियाणा फरीदाबाद में इसका जवाब देंगे मुसलमान आदमी को पीटा नहीं गया ट्रेन में क्योंकि यह शक था? लेकिन सिखों के प्रतीक पर सवाल था, उसको अब छोड़ देते हैं। आपने कहा कि जब बात जान लेने की आए तब पार्टी पोजीशन से उठकर कदम उस पर उठाना चाहिए पार्टी को। तो इस नियम से तो इमरान मसूद, जिसको 3 बार ऐसा कहने के बाद टिकट दिया गया, जिसने कहा था कि बोटी बोटी काट देंगे, उसको आपकी पार्टी ने 3 बार उसके बाद टिकट दिया। अभी वो सांसद मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। अजय राय, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। आप ही से पूछ रही हूँ। अजय राय, मैं इसका जवाब देना 7 तारीख को मोदी और योगी को साथ में गाड़ देना, क्या उनको इनाम मिलना चाहिए या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में जब नारे लग रहे थे कांग्रेस नेताओं के, तो वहां पर लोगों ने यह नारा लगाया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। संजय राउत कहते हैं औरंगजेब की कब्र खोद दी तो मोदी तू कौन है? इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रिया जी, मैं आपसे एक के बाद एक सबका जवाब दूंगी। इमरान मसूद जी ने जब ये कहा, मैं इसकी भर्त्सना करती हूं, गलत कहा उन्होंने, और यही कारण था कि लोगों ने उन्हें इस लोकतंत्र में सजा दी उसकी। वो चुनाव लगातार हारते रहे, फिर उन्होंने पश्चाताप किया। आज वो रामायण की चौपाइयां मुझसे और आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, प्रभु के प्रेम में विश्वास रखते हैं, इसलिए जनता ने उनको चुनकर वापस सदन में भेजा। मैं भर्त्सना करती हूं जब उन्होंने ये कहा, और बिल्कुल अजय राय ने नहीं कहा, उनका बयान तोड़ा गया। उन्होंने राजनीतिक गाड़ने की बात करी थी, बिल्कुल गलत है अगर उनको इस तरह से कहा जाएगा। संजय राउत जी ने यह किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता है। मैंने आपसे पहले कहा, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने बहुत बड़े नेता मणिशंकर अय्यर जी को निष्कासित कर दिया था। जवाब दीजिए। बीजेपी ऐसा करने का आत्मबल अमित मालवीय जी, अब ये लड़ाई एकदम पर्सनल हो गई है, ठीक है, पर्सनल हो गई है, क्योंकि आप पर पर्सनली भी उन्होंने एक्यूजेशंस लगाए हैं, तो उनका भी जवाब दीजिए, और साथ ही जो उनका ये मानना है। इसके बाद अगले हिस्से में हम आरक्षण के मुद्दे पर जो आपने बिंदु उठाया था उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसका जवाब हो जाए। और आप लोग क्या कर रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू पर और ये चारों नेताओं पर? कांग्रेस प्रवक्ता ने मुझ पर जो निजी आरोप लगाए हैं, मैं उनके जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके इस प्रकार के टिप्पणियों का जवाब दूं। ये दूसरी बात है कि उनको कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए भेजा है, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अमूमन उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। जहां तक स्क्रीन में और जहां तक गलत भ्रामक खबरें फैलाने की बात है, मैं आपको बहुत लंबी फहरिस्त दे सकता हूं सुप्रिया श्रीनेत के बारे में, लेकिन उससे उनका कद बढ़ेगा और मैं वो नहीं करना चाहता हूं। मैं इन चिट्ठियों पर आना चाहता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि किसी की जान पे अगर आ जाए तो क्या हमें उस बात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब पंजाब में चुनाव चल रहे थे और जब कांग्रेस की वहां सरकार थी, चन्नी मुख्यमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हुआ। उस वक्त पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को कमजोर करने का काम किया। कई मिनटों तक प्रधानमंत्री जी का काफिला एक ओवरब्रिज के ऊपर रुका रहा, क्योंकि वहां के आला अधिकारियों ने कांग्रेस के नेताओं के निर्देश पे प्रधानमंत्री जी के रूट की जानकारी उन लोगों को दे दी जो प्रधानमंत्री जी को टारगेट करना चाह रहे थे।
ये कांग्रेस पार्टी और उनका चरित्र है। ये बात करते हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में। पंजाब में जो स्थिति उत्पन्न हुई वो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? इंदिरा गांधी। और उन्होंने बिना वास्तविक स्थिति को सोचे समझे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया, जिसकी वजह से हरमिंदर साहिब पे हमला हुआ और जिस प्रकार से सिखों का कत्लेआम हुआ, क्या वो आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकने की मिसाल थी, या ऐसी स्थिति पैदा कर दे जिसको आप संभाल न सके, ऐसा आतंक का माहौल खड़ा कर दे जिसको आप संभाल न सके और उसकी चपेट में आ जाए, उसकी मिसाल थी? तो कांग्रेस को बोलने से पहले सोचना चाहिए। टेलीविजन में आके जोर जोर से चिल्लाने से, चीखने से, आक्रोशित होकर आंख लाल लाल करके, नाके फुला फुला के बात करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। उसी प्रकार से राजीव गांधी, कई बार उनकी मिसालें दी गई। मैं पूछना चाहता हूं, 1982 में जब राजीव गांधी के निर्देश पर हरियाणा की पुलिस जब सिखों को गाड़ियों से उतार देती थी उनका पग और कड़ा देखकर, तो वो क्या मिसाल थी? आपने सिखों को क्या एक बड़ा एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया? आज अगर पन्नून और राहुल गांधी एक ही भाषा बोल रहे हैं तो क्या सिख समुदाय समझे? आज अगर पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक ही भाषा बोल रहे हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि हर बार जब जब वो ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, राहुल गांधी उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी 6 सितंबर को विदेश गए। उसके बाद वो लगभग 10 दिन के दौरे के बाद वापस आए। इनके पूरे दौरे में सिर्फ 5 घंटे का हिसाब सार्वजनिक है, लेकिन 11 तारीख से लेके जब तक वो वापस आए लगभग 5-6 दिन थे। राहुल गांधी कहां थे? किससे मिले? अखबारों में जो खबरें आई, क्या वो सच है? क्या ये उन लोगों से मिल रहे हैं जो तख्ता पलट देख करना चाहते हैं देश में? क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों के दम पर हिंदुस्तान की राजनीति करना चाहते हैं? इन्हीं के नेताओं ने बांग्लादेश की घटना के बाद बयान दिए थे कि यहां पे प्रधानमंत्री के घर में घुस के उनको खींच के बाहर निकाला जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, इन्होंने किसको निष्कासित किया? सलमान खुर्शीद को निष्कासित किया क्या? ये वही सलमान खुर्शीद है जो बाटला एनकाउंटर के बाद बता रहे थे देश को कि सोनिया गांधी फूट फूट के रो रही थी। सैम पिट्रोडा, जिन्होंने इतने डिविजिव बयान दिए, उनको चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने वापस ले लिया। तो कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जिस प्रकार के बयान आज हम सुन रहे हैं वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी इस देश में आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस देश से कोई आरक्षण नहीं हटा सकता। राहुल गांधी अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए बात विदेशी धरती पे जाके बोल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में रहने वाले SC, ST और OBC समुदाय के लोगों को ये बात हम बताएंगे, उन तक इस बात को पहुंचाएंगे, और राहुल गांधी अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। जहां जल्दी से तक भाषा का सवाल है और जहां तक इन चिट्ठियों का सवाल है, मैं खड़गे जी को कहना चाहता हूं आपके कार्यक्रम से कि राहुल गांधी उनसे बहुत जूनियर हैं। उनकी तरफ से चिट्ठी लिखने से पहले वो कांग्रेस के चिराग को ये नसीहत दें कि उनको अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। खड़गे जी को खुद अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। सोनिया गांधी को भी यह संदेश देना चाहिए, और इस कार्यक्रम में आई हुई कांग्रेस की प्रवक्ता को भी बताना चाहिए कि एक शालीनता होनी चाहिए। किसी डिबेट में जाकर चीखने चिल्लाने से हर रोज आपकी बात सुनने वाले कोई ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हो जाते। इसलिए कांग्रेस ये जो राहुल गांधी पे आंसू बहा रही है उससे बाहर निकले और अपनी हकीकत को खुद देखे। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप उनकी बातों का जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A पर अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपना बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। अगर ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि 370 और 35A पर कांग्रेस पार्टी और एनसी का जो स्टैंड है वो अच्छा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्लियर करना होगा। मैंने वहां पर भी श्रीनगर में कई नेताओं से पूछा, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता इस पर मौन धर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप चुनावी मैदान में उतर रहे, जिनके मैनिफेस्टो में लिखा है
कि 370 और 35A को वापस बहाल करेंगे। आपको नहीं लगता इस पर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, और अभी मैं क्लियर करूंगी 2 मिनट में। 6-7 मिनट मैंने कुछ सुना। इंदिरा गांधी का नाम ना बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंदिरा गांधी ने लाख विरोध के बावजूद अमेरिका को ठेंगा दिखाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया था। वो इंदिरा गांधी हैं। आपकी तरह चीन का नाम सुनने पर आंख मूंद कर मुंह में दही नहीं जमा लेती थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उनको दुर्गा की उपाधि उनके घुर विरोधियों ने भी दी थी। यह असलियत है। कोई घुसा हुआ है कहकर 4 साल से यथावत स्थिति चीन में नहीं बन पा रही नरेंद्र मोदी जी की तरह, ऐसी उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं थी। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करी, इसका समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों ने किया है। यह एक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है और इसका उल्लेख अब आपकी पार्टी में शामिल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया है। कभी वक्त मिलेगा जाइएगा उनके पास बैठिएगा, वो बताएंगे कि इसका समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों ने किया था। तो इंदिरा जी पर सवाल मत उठाइएगा, बहुत बौने दिखते हैं आप। यहां पर 1-2 बातें करी गई और मैं उस बात पर बिल्कुल अपनी 370 वक्तव्य देना चाहती हूं। 370 आपने पाकिस्तान की बात करी। पाकिस्तान की क्या हैसियत है? कौन है ये लोग? आटा दही खाने को है नहीं, चले हमारे लोग 370 कौन है ये लोग? और 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। पहले पाकिस्तान की बात सुनिए। पहले आप लोग पाकिस्तान को लाते हैं ना इंडिया के टीवी पर, तो पहले सुनिए थोड़ी बात उसकी। कौन है ये पाकिस्तानी? क्या हैसियत और औकात है इनकी? आटा दही खाने को पैसा नहीं है। वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी के 370 पर स्टैंड बनाने से पहले पाकिस्तान पर बोलना बेहतर समझा। बहरहाल एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। एक बार दोनों मेहमानों को दिखा दीजिए। उम्मीद ये करेंगे कि ये दोनों मेहमान एक बार फिर से आमने सामने होंगे और फिर इनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। टाइम नहीं है सुप्रिया जी, मैं भी सुनना चाह रही थी, लेकिन 60 मिनट का टाइम नहीं ऐसा नहीं है। वो हमेशा आप तराजू लेकर बैठती है। मैं उनके साथ दोबारा बैठना नहीं चाहूंगा।